नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी वो था प्रतिरोधों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, मतलब RLC जो आपके पास है, RLC के अंदर हमने R का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे L का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले जो है L टोटल इंडक्टेंस हम ज्ञात कर चुके हैं, टोटल कैपेसिटेंस वाली क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आपने वो दोनों क्लासें नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां पर आप जो है जाकर क्लिक कर कर वो क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं R का इंट्रोडक्शन हो चुका है, L का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आप फटाफट हेडिंग लगा लो, L का परिचय। L का परिचय क्लियर। तो L के परिचय में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ही क्लास होगी ये L का परिचय, जिसमें हम केवल L के परिचय पे बात करेंगे। और L के परिचय में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे भी L क्या क्या है। अब जैसे मान लो L, तो आप बोलोगे साहब इंडक्टेंस होता है L का मतलब। अब L का मतलब इंडक्टेंस होता है, कॉइल के अंदर होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। L की यूनिट आपके पास हेनरी होती है। लेकिन हम इंट्रोडक्शन इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल इस तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि जितने भी L और कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके कवर अप हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप देखो, अगर मैं एक सारणी की बात करूं, अगर मान लो एक छोटी सी सारणी बनाते हैं यहां पर अपन L के लिए। इसमें आपके क्या है, फर्स्ट ठीक है। तो अभी जो इससे पहले वाली क्लास थी वो क्लास और ये वाली क्लास एक ही टेबल में बनती है। ठीक है, यहां पर आपके क्या, अगर मैं तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो क्लास आपके बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तीनों का इंट्रोडक्शन अलग अलग कर रहे हैं। आप जब नोट्स बनाओ तो उस तीनों को कॉमन कर एक इंडेक्स बना लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पर हम अगर बात करें कि L के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो L के लिए जो मैं पहला आपके पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा वो आपके पास होगा, जैसे मान लो यहां क्रम संख्या ले लेते हैं, क्रम संख्या। ठीक है, और यहां पर हम लेते हैं घटक। घटक आपके पास होता है कंपोनेंट। आप जो L पढ़ रहे हो ये एक पुर्जे का आपके क्या है, प्रॉपर्टी है। मतलब पुर्जा जो है वो है कॉइल, और कॉइल की प्रॉपर्टी आपके पास है इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये जो आपके L आया है वो आया है प्रेरित्र से। प्रेरित्र, ठीक है, प्रेरित्र मतलब आपके कॉइल। ठीक है, प्रेरित्र से। और इस प्रेरित्र की प्रॉपर्टी जो है वो है आपके क्या, प्रेरकत्व। ठीक है, अभी अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई प्रेरकत्व जो है, मतलब कुंडली जो है, इसका आपके प्रतीक क्या है। प्रतीक मतलब सिंबल। क्लियर, तो सिंबल इसका होता है ये। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं हम L। ये आपके पास L, और इस L को हम कहते हैं प्रेरकत्व। L को हम क्या बोलेंगे, प्रेरकत्व बोलेंगे। क्लियर। अच्छा, अगर ये वाला सिंबल मिल जाए ना तो बढ़िया, और अगर ये सिंबल नहीं मिले ना तो हो सकता है आपको सिंबल ये वाला देखने को मिले, जिसमें ये आधा जो है वो काला होगा और आधा आपके पास क्या होगा, सफेद होगा। क्लियर, ये थोड़ा सा आप डाउन में ले लो इसको, इस तरीके से ये सिंबल ही मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी L लिखा होता है, ऊपर मैंने हिंदी में लिखा है प्रेरकत्व। हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आपके प्रेरकत्व नहीं, वो इंडक्टेंस। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपके इंडक्टेंस। तो L बेसिकली आपके पास क्या है, इंडक्टेंस, या फिर हम इसको बोलेंगे आपके प्रेरकत्व। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आपके दोनों में ध्यान रखें कि इंडक्टेंस और आपके प्रेरकत्व। अच्छा, प्रतीक के बाद हम जो बात करेंगे, प्रतीक के बाद इसकी इकाई की बात करेंगे। इकाई क्या होती है, इकाई। प्रेरकत्व की इकाई जो है वो होती है हेनरी। ठीक है, तो अभी हम प्रेरकत्व की इकाई यूनिट देखते हैं। यूनिट, तो L को हम किस में मेजर करते हैं, हेनरी में। ये आपके हेनरी, और हेनरी को दर्शाएंगे हम H से। हेनरी को हम S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंबल क्लियर हो गया। ठीक है, आपको पता लग गया कि प्रेरित्र एक पुर्जा है, और इस पुर्जे की प्रॉपर्टी जो है वो है प्रेरकत्व, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक
ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। अच्छा, फिर उसके बाद देखो आगे बात करते हैं अपन सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सदिश निरूपण मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है ये होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है कि जब हम कॉइल में से धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉइल के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप गिरेगा। अच्छा, उस वोल्टेज ड्रॉप और बहने वाली करंट आपस में कैसा व्यवहार करेगी, इसे कहते हैं हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। दोबारा बोल रहा हूं कि इस कॉइल में से बहने वाली धारा, अच्छा कॉइल में बहने वाली धारा जो है ना, इसको मैं लिख रहा हूं IL, मतलब इस कॉइल में जब आप करंट फ्लो करवाओगे तो वो करंट होगी आपके IL, और इसके सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VL। ठीक है, मतलब L कॉइल में से बहने वाली धारा IL और कॉइल के सिरों पर गिरने वाली वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा आपका VL। क्लियर? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, IL और VL एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सदिश निरूपण। अच्छा देखो, ये जो है यहां पर VL है, ठीक है, और करंट जो है वो यहां आएगी आपके IL। ठीक है, करंट आपके पास क्या है, 90 डिग्री पीछे चलेगी, ये आपके पास 90 डिग्री पीछे चलेगी, और इस धारा को जो है हम कहते हैं आपके पश्चगामी धारा। ठीक है, करंट पीछे चल रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चगामी धारा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, पश्चगामी, पश्चगामी, या फिर बोलेंगे इसको लैगिंग, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, लैगिंग। अच्छा, ये मूल बिंदु है O, इसको O से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन। तो ये आपके पास क्या हो गया कि भाई इस कुंडली में से जब आप I धारा प्रवाहित करवाओगे तो इस कुंडली के सिरों पर VL वोल्टेज ड्रॉप होगा, और VL और IL के बीच में जो आपके चित्रीय प्रदर्शन होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लो, साथ में वेवफॉर्म डायग्राम भी देख लो, क्योंकि अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन नहीं आया ना तो फिर हो सकता है वेवफॉर्म से क्वेश्चन निकल कर आ जाए। तो आप देखो, अगर यहां पर मैं बात करूं वेव की, तो वेव देखो यहां पर ये वेव बनाया मैंने, ये आपके पास है ओमेगा टी। क्लियर? और वोल्टेज का वेव ये रहा, ये वोल्टेज का वेव है। क्लियर? और करंट जो है वो क्या चल रही है, इसी ये ओरिजिन है, तो इसको हम ये रख देते हैं। यहां पर हम दोनों राशियां रखेंगे, VL को भी दर्शाएंगे और साथ में IL को भी इसी जगह पे प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? अभी आप देखिएगा कि यहां पर आपके क्या है, IL जो है वो 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, अब 90 डिग्री पीछे है तो आप देखो ये जो है ये क्या है, ये आपके पास है पाई, ये आपके पास क्या है पाई, और ये है 2 पाई, ये आपके पास है 3 पाई। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा पाई बटा 2। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, पाई बटा 2, पाई बाई 2 ये होगा। अब करंट जो है वो इससे पीछे चल रही है, तो देखो करंट का वेवफॉर्म बना रहा हूं, करंट इससे पीछे रख रहा हूं थोड़ी सी, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैं क्या करूंगा, डाउन रखूंगा। ठीक है, तो ये करंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो है ये आपके पास क्या है, बोले ये VL का वेवफॉर्म है, ये क्या है, बोले ये IL का वेवफॉर्म है। ठीक है, अभी आप देखना यहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है वो देखो आप। तो आप देखो, इस केवल आपके पास इस y एक्सिस पर देखना, आप बताओ, ये 0 है और ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट आपके क्या चल रही है, पीछे चल रही है। ठीक है, अभी आप देखो, और किसी भी देख लो, आप देखो इस जगह पे देखो, आप पाई बाई 2 पर आप देखो कि करंट का मैग्नीट्यूड 0 है, जबकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड उसके पीक पर है। ठीक है, और इन दोनों का फेज इंटरवल कहां से निकलेगा, यहां से। ठीक है, और इन दोनों का फेज इंटरवल कितना आ रहा है, पाई बटा 2। फेज इंटरवल मतलब कलांतर। ठीक है, पाई बटा 2। अच्छा देखो, और बातें करते हैं पर इसके बारे में। सदिश निरूपण क्लियर है, साथ में आपके वेवफॉर्म डायग्राम क्लियर है ना। अभी हम बात करते हैं कलांतर, अभी हम बात करेंगे कलांतर के ऊपर। तो कलांतर क्या होगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कलांतर होता क्या है ना। कलांतर क्या होता है कि धारा और वोल्टेज के बीच जो आपके कोणीय अंतर होता है उसे कलांतर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, धारा और वोल्टता के बीच आपके जो कोणीय विस्थापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं, या उनकी कलाओं में जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। क्लियर? अच्छा बताओ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है,
इन दोनों के बीच में आपके पास फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो कलांतर जो है उसे कहते हैं फेज डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं हम? फेज डिफरेंस। और कलांतर फाई जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन ध्यान देना, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 90 डिग्री का कलांतर आपसे कहा जा रहा है यह है प्योर कंडीशन में। किसमें? प्योर। तो आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि प्योर इंडक्टर में आपके कलांतर कितना होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से बना कि एक प्रैक्टिकल इंडक्टर के अंदर फेज इंटरवल कितना होता है, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा उसके वोल्टेज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसे जो है यहां पर 90 डिग्री नहीं आएगा, है ना। और अगर आपने 90 डिग्री पर टिक लगा दिया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिकल कॉइल, ये आपके पास क्या होगी? प्रायोगिक कुंडली। प्रायोगिक कुंडली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रैक्टिकल कॉइल। प्रैक्टिकल कॉइल, और प्रैक्टिकल कॉइल का फेज इंटरवल जो होता है वो लगभग बराबर होता है 80 डिग्री से 85 डिग्री के बीच। वो लगभग बराबर होता है 80 डिग्री से 85 डिग्री के बीच। तो आप देखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रैक्टिकल इंडक्टर के अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे प्रैक्टिकल इंडक्टर के अंदर फेज डिफरेंस जो है वो होता है 80 डिग्री या 85 डिग्री। ठीक है, अगर वो पूछता है कि शुद्ध कुंडली में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। ये आपके पास जो है बात ध्यान रखना, और अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो अच्छा खासा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं, कलांतर हो गया है, अभी हम बात करते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक होता है पावर फैक्टर। क्या होता है ये आपके पास? पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक आपके पावर फैक्टर। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर सुनना कि भाई धारा और वोल्टता के बीच जो कोण होता है, उस कोण की यदि हम कोज्या ले लेते हैं तो उस कोज्या को क्या कहते हैं? पीएफ कहते हैं, है ना। तो पीएफ बेसिकली क्या है? बोले कुछ नहीं है, धारा और वोल्टता के बीच जो कोणीय विस्थापन है उसकी कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। कोज्या हिंदी शब्द है, इंग्लिश में कहते हैं कोसाइन। ठीक है, तो कोसाइन जो है उसे हम क्या कहेंगे? पावर फैक्टर कहेंगे। तो निकाल लो यार, कोसाइन फाई की वैल्यू तो आपके पास है ही ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस फाई। पीएफ का मान क्या हो जाएगा? कॉस फाई। और ये आपके पास कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान क्या होता है? यस, कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। और 0 को हम कहते हैं ZPF। 0 को हम क्या बोलते हैं? ZPF। तो आप ध्यान देना कि एक प्योर आपके कुंडली का पावर फैक्टर 0 होता है। एक प्योर कुंडली का पावर फैक्टर जो है वो 0 होता है। यहां कोष्टक में लिख लो 0, ये आपके पास 0। ठीक है, तो आप देखो ZPF का पूरा नाम तक पूछा हुआ है, वो आते हैं ना आपके मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर। ठीक है, और 10 मॉडल पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन टेक्निकल के भी हैं, नॉन टेक के भी हैं। इस तरीके के मॉडल पेपरों में ये तक पूछा गया है कि ZPF का पूरा नाम क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ढूंढना है कि Z मतलब क्या है? 0, P का मतलब है पावर, F का मतलब है फैक्टर। तो 0 पावर फैक्टर। ठीक है, अभी मैं यहां पर इसका फुल फॉर्म नहीं लिखाऊंगा, लेकिन हाँ कोर्स के दौरान जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको ZPF का पूरा नाम जरूर लिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अभी आप देखना, यहां हम बात करते हैं पावर फैक्टर का वैल्यू हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई शक्ति व्यय क्या होगा? शक्ति व्यय होता है पावर कंजप्शन, है ना। शक्ति व्यय आपके पास क्या होगा? पावर कंजप्शन। तो अब देखो पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर V इंटू आई कॉस फाई। अब आप मुझे बताइए कि PF का वैल्यू तो आप 0 बता रहे हो, ये रहा। कॉस फाई का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो अगर मैं आपके क्या यहां 0 लिखूंगा तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, और ये आपके पास 0। अब आपको पता है ना, 0 को किसी से भी गुणा करते हैं तो सब मामला 0 हो जाता है, और जैसे ये गुणा होगा ना सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो पावर का मान कितना हो जाएगा? पावर का मान आपके पास हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्योर इंडक्टर होता है वो पावर कंज्यूम नहीं करता है।
ठीक है। शुद्ध कुंडली जो है किसी प्रकार का कोई पावर कंजप्शन नहीं करती है, ठीक है। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये पावर कंज्यूम करने के लिए बनाई नहीं जाती। आप ध्यान रखना, जब विद्युत का आविष्कार हुआ है ना, तो दूसरा प्रश्न जो दिमाग में आया है ना, वो क्या आया होगा कि भाई कैसे इस आपकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाए, है ना। बहुत नॉर्मल सी बात है, जब आपके आग का आविष्कार हुआ था ना, तो वही साहब आदि मानव जो है वो बहुत परेशान हुआ होगा, लेकिन जब सुबह आया होगा ना, तो उससे वो आपके क्या है, कच्चे मांस की जगह भुना हुआ मांस खाने को मिला होगा, जो सुपाच्य भी होगा, ठीक है। अगर मान लो वो ठंडे प्रदेश में रह रहा था, तो उस आग की गर्मी से उसने राहत भी महसूस की होगी, है ना। तो एक बात तो उसे पता लग गई थी कि आग जो रात को भयानक लग रही थी वो है तो बढ़िया, क्योंकि इससे भोजन पक जाता है, जो आपके सुपाच्य होता है और खाने में स्वादिष्ट होता है, साथ ही आपके गर्मी भी प्रदान करती है, ठीक है। उसने आग जलाना सीखा होगा, और फिर उसके बाद पता है कि उसने क्या सोचा होगा कि कैसे इस आग को उस स्थान पर लेके जाया जाए जहां पर आपके क्या है, मैं शिकार करता हूं और वहां इसका यूटिलाइजेशन किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब उसने क्या सोचा होगा, उसको स्टोर करने के बारे में, है ना। ह्यूमन नेचर है। तो जैसे ही हमने चार्ज के बारे में विचार कर लिया, उसके बाद अगला प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई कैसे इस चार्ज को स्टोर करें, और आंसर पता है क्या आया, एक आया कंडेंसर और एक आया इंडक्टर। तो उत्तर दो आए हमारे पास, एक तो आया इंडक्टर और एक आपके पास क्या आया, कैपेसिटर। ये दोनों ही पावर को स्टोर करने के लिए बनाई गई युक्तियां हैं, और इसीलिए प्योर इंडक्टर का पावर कंजप्शन भी जीरो होता है और प्योर कंडेंसर का पावर कंजप्शन भी जीरो होता है। क्लियर। कई बार आपसे क्वेश्चन दिया जाता है बकायदा जमा के, I इज इक्वल टू दिस, V इज इक्वल टू दिस, है ना, और आपके PF का वैल्यू नहीं देगा, और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा पावर कंजप्शन का मान निकालो, और आपको लगता है कि भाई कोई ना कोई कैलकुलेशन करके निकाल लें आपके P से पावर कंजप्शन, लेकिन पावर कंजप्शन क्या निकालोगे, तो जीरो होता है ना। आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी न जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है ना, कि प्योर इंडक्टर या प्योर कोयल का पावर कंजप्शन क्या होता है, प्योर आपके कोयल का पावर कंजप्शन जीरो होता है, लेकिन हाँ इम्प्योर कोयल का पावर कंजप्शन होता है, और वो जो है वो उसके अंदर निहित प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल कॉइल की बात करूं, है ना, तो प्रैक्टिकल कॉइल में पावर कंजप्शन होता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि प्योर कॉइल का पावर कंजप्शन क्या है, तो आप उत्तर क्या दोगे मुझे, शून्य। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूं नहीं, एक प्रैक्टिकल कॉइल का पावर कंजप्शन क्या शून्य होता है, तो आप बोलोगे ना, है ना, प्रैक्टिकल कॉइल का पावर कंजप्शन शून्य नहीं होता है, इसका पावर कंजप्शन होता है, और ये इसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो वापस आ जाओ अपनी प्रैक्टिकल कॉइल के ऊपर। प्रैक्टिकल कॉइल का पावर कंजप्शन मतलब का शक्ति व्यय होता है और वह प्रतिरोध पर निर्भर करता है ना, और वह प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन चल रहा है, और लगभग मेरी हर पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रखना, मेरे को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट ही आपको इतना सारा पढ़ाऊंगा और इतना अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर वो पूरा कंटेंट आपको याद है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप उड़ा दोगे, है ना, बहुत आराम से आप हिट कर जाओगे। मेरी जरूरत बहुत रेयर क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक है, बार बार मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरा कंटेंट पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाओगे, तो बस आपको बार बार फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपकी मेरे प्रति या मुझ पर निर्भरता कम होनी चाहिए, और अगर ये निर्भरता कम हो रही है या बिल्कुल समाप्त होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ाने में कामयाब रहा। और अगर मान लो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको हर अगले क्वेश्चन में टीचर लगना है, अगले क्वेश्चन में टीचर लगना है, तो इसका मतलब भाई साहब मैं आपको पढ़ा तो कुछ भी नहीं रहा, है ना। आप मेरे साथ अपना टाइम खराब कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, मैं आपके साथ अपना टाइम खराब कर रहा हूं। क्लियर। तो आप देखना, हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि आपकी नॉलेज डे बाई डे एनहांस होती जाए और आपकी मेरे प्रति निर्भरता कम होती जाए, है ना। एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे को समझाओगे, है ना, तब बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, मैं वास्तव में बहुत खुश होऊंगा उस दिन। अच्छा देखना, इसके बाद हम बात करते हैं रिमार्क। जो बातें हम यहां नहीं कर पाए हैं ना, वो हम रिमार्क में करेंगे। जैसे कि देखो, परिचय के अंदर जो है, आपको ये पता है एल होता क्या है,
अभी मेरा प्रश्न वही है, एल क्या है? तो आप फिर बोलोगे सर एल का सिंबल ये होता है, इसकी यूनिट ये होती है, इसका फेज, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसका वेवफॉर्म ऐसा होता है। अच्छा, प्योर कोयल का जो फेज एंगल है वो ये होता है, आपके प्रैक्टिकल का आपके 80 से 85 होता है। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर आप ये कहां बता पा रहे हैं कि एल क्या होता है ना? मेरे को चाहिए क्या कि एल क्या होता है ना? तो अभी एल के बारे में समझते हैं, एल क्या होता है। आप देखना, धारा के बहाव में जो रुकावट पैदा करता है ना उसको कहते हैं प्रतिरोध, लेकिन धारा के परिवर्तन में जो रुकावट पैदा करता है ना उसको कहते हैं प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व बेसिकली अपोजिशन है किसकी? चेंजेस की। और किसके अंदर होने वाले चेंजेस? करंट के मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस की। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आप किसी गली से गुजरते हो और कोई अंकल जी है जो मतलब आपको गली से ही नहीं गुजरने देते, है ना? मतलब आप गली से गुजरे नहीं कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, एक अंकल जी और हैं जो आपसे कहते हैं कि भाई आपको अगर इस गली से गुजरना है तो गुजर जाओ, लेकिन अगर आपने ऐसे देखा नहीं ऐसे देखा, या आपने ऐसे देखा नहीं वैसे देखा, तो फिर भाई साहब उन अंकल जी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो एक ही बात बोलते हैं, तेरे को गुजरना है ना गली से तो गुजर जा, लेकिन यार तू इधर उधर नहीं देखेगा, बिल्कुल सीधा गुजरेगा। और एक अंकल जो है वो आपको गली में से गुजरने नहीं देना चाह रहे। तो जो पहले वाले अंकल जी है ना जो आपको गली में से गुजरने नहीं देने वाले, वो है रेजिस्टेंस। और जो दूसरे वाले हैं ना वो जो आपको क्या है बोल रहे गुजर तो जाओ लेकिन आप चेंजेस नहीं करोगे, है ना? आप आपकी आंखों को इधर उधर नहीं घुमाओगे। ये अंकल जी है, उनका नाम है इंडक्टेंस। तो अभी आपको इंडक्टेंस समझ में आ रहा होगा कि धारा में परिवर्तन के विरोध करने का गुण प्रेरकत्व कहलाता है। दोबारा फिर सुनिएगा, धारा में परिवर्तन के विरोध करने का गुण जो है वो प्रेरकत्व कहलाता है। चलो इसे नोट डाउन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारा में परिवर्तन के विरोध करने का गुण, धारा में परिवर्तन के विरोध करने का गुण प्रेरकत्व कहलाता है। ये पहला पॉइंट है आपका। तो अभी आपको जो है एल क्लियर हो गया होगा कि एल क्या है। बोले सर एल कुछ भी नहीं, मेरे समझ में आ गया। ये एल वो अंकल है जो आपके गली में से तो गुजरने देते हैं, लेकिन हाँ आंखों को इधर उधर तेराने नहीं देते। वो कहते भाई सीधे जाओ और सीधे आओ, नीचे मुंडी करके जाना है, नीचे मुंडी करके जाना है। लेकिन अगर आपने आपके क्या ऐसे देखा या अगर आपने ऐसे देखा तो फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी आप देखना कि प्रत्यावर्ती धारा में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण जो है वो प्रेरकत्व कहलाता है, एल कहलाता है। ठीक है। अच्छा देखना, ये जो कॉइल है ये ऊर्जा को संग्रहित करती है। तो इतनी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करती है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो बोलेगा कि आप बताइए कि भाई कॉइल जो है ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित करती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो कॉइल है वो ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में संग्रहित करती है। तो हम कहेंगे यह मतलब कॉइल, यह ऊर्जा को मैग्नेटिक रूप में संग्रहित करती है, संग्रहित करती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जो है इसके नीचे अंडरलाइन मार देना, या ऐसा करो मैं डबल कोटेशन में इसको पैक कर रहा हूं। आप ध्यान रखना कि भाई जो है ये एक इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में यही छपने वाला है ना। तो यह ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में संग्रहित करती है। ध्यान रखना भाई साहब, अगर मैंने कह दिया कि ये ऑप्शन में छपेगा तो वही छपेगा, कोमा भी नहीं बदलता, है ना, कोमा भी नहीं बदलता। अच्छा अभी देखना, हम आगे बात कर रहे हैं कि ये ऊर्जा को संग्रहित करती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इस जगह से बनने वाला है ना वो क्या बनने वाला है कि अच्छा अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है तो क्या आप इसका परिमाण बता सकते हो, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो? यस, हाँ, यह है संग्रहित ऊर्जा का परिमाण, संग्रहित ऊर्जा का परिमाण। और परिमाण आपके पास क्या हो जाएगा, E बराबर हाफ LI²। ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ LI², और ये हाफ LI² जो आएगा वो आएगा जूल में।
काय में आएगा, जूल में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि किसी भी कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो आप बोलोगे हाफ Li²। चलो आपका परिचय करवा देते हैं इसमें। L से तो आपका परिचय हो ही रहा है, चलिए अब वो रहा है कि भाई L क्या होता है। L है हमारा इंडक्टेंस हेनरी में। ठीक है, अच्छा I जो है ये इस कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है ना, E जो है वो है एनर्जी जो वहां स्टोर हुई है, और उसकी फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसकी यूनिट जो है वो काय में आएगी, जूल में। क्लियर। अभी इधर की तरफ जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इधर का इस्तेमाल करूंगा, है ना। तो क्लियर। चलो तो आप देखो यहां पर ये आपके पास संग्रहित ऊर्जा हो गई। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। आप तो खैर वहीं लिखना, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, अगला पॉइंट जो है इस जगह पर। अब देखना ये जो कॉइल है, इस कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास हो गई। अभी हमें पता होना चाहिए कि यहां प्रवाहित होने वाली धारा क्या है ना। तो प्रवाहित धारा और प्रवाहित वोल्टता की बात करते हैं। तो आप देखो वोल्टता होगा VL, और VL जो है वो होगा LdI/dt। LdI/dt ये आपके पास क्या है, कॉइल के सिरों पर गिरने वाली वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है ना। अच्छा di/dt जो होता है ना, वो चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है ना। हम बात भी यही कर रहे हैं यार, धारा में परिवर्तन का विरोध, और ये भी आपके पास क्या कह रहा है, चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। धारा में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, और L जो है वो क्या है, प्रेरकत्व। अच्छा देखना ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पहचानने को दिया जा सकता है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट आपके क्या है पहचानने के लिए दिया जा सकता है, या यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पता है क्या था, आपसे पूछा गया कि प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि साहब प्रेरकत्व की इकाई तो आपने लिखाई थी ना, हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी। लेकिन हेनरी 4 ऑप्शन में नहीं था, और अगर हेनरी 4 ऑप्शन में नहीं था तो फिर कुछ और था। अब आपको ये देखना है था क्या। अच्छा देखो यहां से मैं L का मान निकाल रहा हूं, ये जो आपके पास L है इसका मान निकाल रहा हूं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये VL, और इसको उठा के इसके पैरों में डाल दो तो ये हो जाएगा DI/dt। ठीक है, अब देखो इसको उसने लिखा वोल्ट में, इसको उसने किस में लिखा, वोल्ट में, और इसको लिखा आपके पास एम्पियर में, और इसको लिखा सेकंड में। ठीक है, और 4 ऑप्शन में ये दिया, ये आपके कि इंडक्टेंस प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, वोल्ट/एम्पियर पर सेकंड। अब आप सोच सकते हो कि उस समय क्लास में या हॉल में जो बच्चे बैठे हुए होंगे उनमें से कितने बच्चे जो है यहाँ क्लिक कर पाए होंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या अटेंशन देनी, ध्यान देना कि अगर ये यूनिट मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है ना, और नहीं मिलती तो अगली यूनिट फिर यहाँ से निकल कर आती है। ठीक है, कैसे सेल का मान निकालेंगे, इसको उठा के इसके पैरों के नीचे डालो आप, तो है ना, और L का मान क्या हो जाएगा, VL/DI/dt। ये होगा वोल्ट में, ये होगा एम्पियर में, और ये होगा सेकंड में। तो इसकी यूनिट बनेगी वोल्ट/एम्पियर प्रति सेकंड, वोल्ट/एम्पियर प्रति सेकंड। चलो इसके बाद हम बात करते हैं धारा पर, है ना, कि धारा क्या होगी। तो अगला जो है वो होगा आपके पास धारा, अगला आपके पास क्या होगी, धारा। तो धारा के लिए क्या हो जाएगा, IL बराबर 1/L समाकलन VDT प्लस I0। ये फॉर्मूला भी आपको पहचानने के लिए दिया जा सकता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, IL बराबर 1/L इंटीग्रल साइन VDT प्लस I0। अच्छा अगर ये I0 नहीं लिखा हो ना तो भी ज्यादा आपके क्या है, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए आपके। क्लियर, अगर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो और बढ़िया, है ना। आपका काम आसानी किया है उसने, बढ़ाया नहीं है। अगर ये आ जाता है तो ठीक, और अगर केवल इस पर भी आपको क्या है क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप यहाँ पे टिक। ओके क्लियर। तो अभी देखना, अभी हमने क्या किया है, एल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और इसमें देखो काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने हिट किए हुए हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है ना, और एक ये वाला आपके पास 15। अब आप सोचो, केवल और केवल एल के इंट्रोडक्शन से आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट, है ना। और अगर मैं आपकी चीजों को जलेबी की तरह यूं 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 करके घुमाता रहूं ना तो भाई साहब 15 की जगह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से।
क्लियर? तो आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप याद करते हो ना तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप यूं याद कर लोगे। क्लियर? तो अभी जो है आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।